अब हम आगे चलते हैं बेटे, रिएक्शन ऑफ हेलाइडाइंस। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल हम ना सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी चैप्टर का हिस्सा है, तो इसके लिए मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ चीज़ें लिखूंगा। पहले हम वो करते हैं, रिएक्शन ऑफ हेलाइड। हेलाइड कैसे कहते हैं? हैलोजन के आयन को कहते हैं हेलाइड आयन्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, पहले ही कर लेते हैं, लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैब में आपको P3 के लिए भी ये, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटे इसमें क्या करना है कि आपने NaCl लेना है, और NaCl में हेलाइड आयन क्या कौन सी है बेटे? दिस क्लोराइड आयन इज हेलाइड आयन। तो हेलाइड आयन को हम किस एंगल पे देखेंगे? हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के एंगल पे देखेंगे। फाइन, तो हम इसके साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, दैट इज H2SO4, और क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस HCl, CHCl बन गया। बेटे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दिस एसिड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज एन एसिड बेस रिएक्शन, एज वेल एन एसिड बेस रिएक्शन। क्यों बेटे इसे एसिड बेस रिएक्शन क्यों कहते हैं? उसके पीछे वजह यह है कि इसमें से एक H जो है वो इधर चला जाएगा, Na तो उधर चले आ ही जाता है, बट प्रोटॉन डोनेशन होती है, और एक स्पीसी उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रही है दूसरे इसके अंदर से ही, ये Cl जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो प्रोटॉन डोनर, हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस, सो इट इज आल्सो अ एसिड बेस रिएक्शन। तो आपने ये याद रखना है, मैं लिख भी देता हूँ, इट्स अ एसिड बेस रिएक्शन as well as displacement reaction। तो सिर्फ रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, HCl वो बने रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। HCl जो बना है वो रेस्ट ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, बट कोई रिएक्शन नहीं हो सकेगा। होना तो ये चाहिए था कि रिएक्शन हो, क्यों नहीं हो सकेगा ये पेपर में आता है। वजह ये है बेटे कि ये जो क्लोराइड आयन है दिस इज वेरी स्मॉल, और इसके स्मॉल साइज होने के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्शन तब होता है जब दोनों, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही अच्छा हो तब हो सकता है, या रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा हो तब हो सकता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं बिकॉज H2SO4 इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज, सो इट वोंट बी एबल टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन। या फिर इसका ऑपोजिट आप लिख सकते हैं कि क्लोराइड आयन इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वो इसको रिड्यूस करा लें, या ये इसे ऑक्सीडाइज करा ले, या ये इसे रिड्यूस करा ले, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके सामने ये भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप इस तरह का कुछ लिख सकते हैं आंसर में कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, या आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड वोंट बी एबल टू, क्वेश्चन लिखता हूं पहले, वाई H2SO4 cannot oxidize chloride ion। क्यों? आंसर में आप दो तरह लिख सकते हैं, एज क्लोराइड आयन इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और क्यों वीक रिड्यूसिंग एजेंट है? साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। तो आप देखिए ना, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सके, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सके। तो ये तो अभी फ्लोरीन से हल्का सा नीचे है, तो ये तो नहीं कर सकता। या फिर दूसरे एंगल पे आप ये लिख सकते हैं कि H2SO4 इज नॉट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो क्लोराइड को
जो है वो ऑक्सीडाइज करा सके। तो दिस इज़ वन थिंग। लेकिन हमारा रिएक्शन सिर्फ क्लोराइड के साथ ही तो नहीं है। तो हमारा रिएक्शन पहले हमने क्या NaCl के साथ H2SO4 को रिएक्ट किया, अब हम NaBr के साथ करते हैं। नेक्स्ट हेलाइड, पहली हेलाइड कौन सी थी? क्लोराइड। नेक्स्ट ब्रोमाइड, और ये थोड़ी सी बड़ी है, इसके साथ हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। और वो क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं कर लूँ कि H2SO4 बेटे जो है ना, H2SO4 में ये जो सल्फर है +6, बल्कि मैं इसे इधर नहीं लिखता, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। H2SO4, इसमें जो सल्फर है इसके मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखता हूँ, 3 -8 +2 +6। अगर तो बेटे ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटे गेन करती है, गेन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो बेटे सल्फर बनता है। और अगर ये सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो बेटे H2S बनता है। तो ये चीज़ आपने मेमोराइज करनी है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो तो सल्फर, और 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो तो H2S। अच्छा, अब हम चलते हैं NaBr प्लस H2SO4, तो उसी तरह NaHSO4 बन जाएगा और साथ HBr बन जाएगा। एंड इन सेकेंड रिएक्शन HBr के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा। नाउ दैट इज योर एनाइन, दैट इज योर एनाइन एंड दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसके 2 मोल होते हैं 2HBr, तो इससे ये बन जाएगा Br2। और बच्चे मैं आप इसको समझाऊं कैसे कि दैट मीन्स एक Br नेगेटिव का 1 इलेक्ट्रॉन और 2 Br नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये सल्फर गेन कर लेगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी और ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनाए। तो ये इक्वेशन याद भी करनी है, मैंने आपको जस्टिफाई भी कर दिया कि ये किस तरह है। और आगे अगर हम तीसरे वाले रिएक्शन पे चलें बेटे, दैट इज NaI with H2SO4, तो क्या बनेगा बच्चे? बनेगा जी NaHSO4 प्लस HI, और उसी तरह ही HI के साथ फिर H2SO4 करेगा। अब H2SO4 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी बेटे, अगर तो 2HI 2 मोल रिएक्ट करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, these these 2 electrons, बल्कि मैं इसको सही से कर दूं, these 2 और उसमें से these 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक HI के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और 2 HI के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटे जब ये डोनेट हो जाएंगे और सल्फर वो गेन कर लेगा तो क्या सिचुएशन होगी? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और साथ आयोडीन बनेगी और साथ वाटर बनेगा, और इसका कलर होगा पर्पल। वेपर, वेपर क्यों होंगे? दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, और उसमें आयोडीन जो है वो सॉलिड के बजाय वेपर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर 6 हैं, 6HI,
तो इस जगह कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे आपको। ये 1 इलेक्ट्रॉन है और 6 मोल्स की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो क्या बनेगा, मैंने पहले से बता चुका हूँ ऊपर इस जगह बेटे, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर बनेगा। प्लस H2SO4 बैलेंस कर लीजिएगा बाद में, सल्फर बनेगा प्लस आयोडीन और वाटर। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बट सही है, तो इस जगह येलो सॉलिड बनेगा। दिस इज योर येलो सॉलिड। तो आपको डिस्क्रिप्शन ऑब्जर्वेशंस पता हो कि कितने मोल के साथ किस तरह की प्रोडक्ट है और क्या ऑब्जर्वेशन है। और अगर 8 एच आए हैं, 8 मोल हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो कि इस एरिए में 8 इलेक्ट्रॉन अगर सल्फर गेन करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन H2SO4 को मिल जाएंगे प्लस H2SO4। ये सारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 8 मिल के इस सल्फर को मिलेंगे, तो इट बिकम्स H2S। H2S प्लस आयोडीन प्लस H2O। और इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन एग, पूरी स्टिंकी सी स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल। तो आप बता सकते हैं कि अगर 2 मोल ऑफ HI रिएक्ट करे H2SO4 के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, पर्पल वेपर बनेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का भी ब्राउन कलर की गैस की ऑब्जर्वेशन भी मिल सकती है। और 6 अगर मोल्स ऑफ HI हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन वुड बी डोनेटेड टू सल्फर ऑफ H2SO4 और सल्फर बनेगी येलो सॉलिड होगा। और अगर 8 मोल्स ऑफ HI हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी डोनेटेड टू H2SO4 सल्फर to become H2S, जिससे rotten stinky smell आएगी। Then बेटे very next thing that we are going to do is identification of halide ions। तो वो कैसे हैं बेटे, identification of halide ions। बेटे कौन कौन से आयन हैं हमारे कोर्स के हिस्सा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और सबसे पहले बेटे आप इसमें डालें सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एक्वस। तो यहाँ बन जाएंगे AgCl के वाइट PPTs, जैसे आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे सिल्वर ब्रोमाइड, और ये होंगे क्रीम कलर के PPTs। और फिर बनेंगे AgI, और ये होंगे येलो कलर के PPTs। ठीक है बेटा। फिर बेटे लेकिन ये कलर इतने शेड्स एक दूसरे के करीब होते हैं कि आप इनको कंफर्म नहीं कर सकते, तो फिर आप टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, डाइल्यूट NH3 डाल के देखते हैं और उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड NH3 डाल के देखते हैं। डाइल्यूट NH3 डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड के जो PPTs होते हैं दे डिजॉल्व। इसके रेजोल्यूशन की मैं इक्वेशन पहले लिख दूं, पेपर में आती है इसलिए। AgCl में जैसे ही आप अमोनिया डालते हैं, डाइल्यूट अमोनिया, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर अमोनिया इसके साथ आके अटैच होती है और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनती है। कॉम्प्लेक्स आयन आप E2 में जाके देखेंगे। NH3 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाती है दो दो अमोनिया सिल्वर के साथ, इस तरह। ये आपको लिखनी आनी चाहिए। और Ag का ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर, और क्लोराइड आयन नेगेटिव। तो बेटे ये इसका PPTs जो हैं ये डिजॉल्व फॉर्म है, इसका डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है। और ये जो थी ये इनसॉल्युबल PPTs थे। तो जैसी अमोनिया डली तो PPTs डिजॉल्व हो गए। तो आपने याद रखना है कि वाइट PPTs ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व हो जाते हैं जैसे उसमें डाइल्यूट अमोनिया या इवन कॉन्सेंट्रेटेड भी हो तो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये हो गई बात। फिर बेटे अगर ब्रोमाइड में डाइल्यूट NH3 डाली जाए तो डाइल्यूट डालने से वो इनसॉल्युबल रहते हैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड डालने से वो डिजॉल्व हो जाते हैं।
और सिल्वर आयोडाइड के जो येलो पीपीटीज हैं उनके अंदर डाइल्यूट अमोनिया डाली जाए तो भी इनसॉल्युबल है। इनसॉल्यू, ये स्पेलिंग के साथ क्या किया, इनसॉल्युबल। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड भी डाल देते हैं तब भी इनसॉल्युबल रहते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर दूं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयराइड आयन्स हैं, इनमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्लोराइड में वाइट पीपीटीज ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड में क्रीम कलर पीपीटीज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, एंड आयोडाइड में येलो पीपीटीज ऑफ सिल्वर आयोडाइड। फिर इसको फर्दर चेक कैसे किया जाता है, डाइल्यूट NH3 डाला जाता है। तो वाइट पीपीटी तो डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन क्रीम और येलो पीपीटीज डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और कॉन्सनट्रेटेड में वाइट पीपीटीज भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्रीम पीपीटीज भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट येलो पीपीटीज डिज़ोल्व नहीं होते। तो आपने इसको मेमोराइज भी करना है ताकि आप इसको सही से कर सकें।